चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन टाइप्स किए थे कि जो 30 आर्टिकल्स दिए गए हैं उन 30 आर्टिकल्स में कौन कौन से ह्यूमन राइट्स। अब करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। बेटा आपके पास सबके पास जो बुक है ना उसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं है। तो जो मैं आपको ये प्रोवाइड करवाती हूँ ना इसमें से आप ये टॉपिक करोगे, इसकी ये एंड तब होगा तब मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगी। तो उसके आप अपने नोट्स बना लेना, उसको राइट डाउन कर लेना एज ए फैसिलिटी की आपके अकॉर्डिंग आप किस तरह से करते हो। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की जनरल असेंबली ने जिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का मैनिफेस्टो पब्लिश किया था उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उस मैनिफेस्टो में एक पैरेम्बल भी थी कि प्रस्तावना से शुरुआत की गई है इस घोषणा की। ऐसा बहुत ही कम दिखाई देता है, बहुत कम प्रपोजल्स में ये चीज पता चलती है कि कहीं कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई घोषणा की हो और उसके लिए प्रस्तावना का निर्माण किया गया हो। लेकिन इन घोषणाओं की सबसे अच्छी बात ही क्या है कि जो 30 आर्टिकल्स डिफाइन किए गए हैं उन 30 आर्टिकल्स को सबसे पहले एक प्रस्तावना के माध्यम से उनके उद्देश्यों को या फिर वो क्यों लागू किए जाए वो चीजें परिभाषित की गई। सेकंड आता है मानवीय समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित। ये सारी की सारी घोषणाएं जैसा कि आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया था, आर्टिकल फर्स्ट में उसके प्रिंसिपल्स डिफाइन थे ना। आर्टिकल फर्स्ट में क्या कहा था कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है ये घोषणाएं। सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होते हैं और उसी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का आधार है कि मनुष्य को समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है उपलब्धियों का साझा सत्र। साझा सत्र का क्या मतलब है कि यूएनओ के जितने मेंबर कंट्री हैं सारे के सारे इन अधिकारों को सम्मान प्रदान करते हैं और सारे के सारे इन अधिकारों को अपने देश के नागरिकों को प्रदान करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाते हैं। नेक्स्ट आता है यह घोषणा व्यक्तियों को अधिकार प्रदान नहीं करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि हम ये बात कर रहे थे कि जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन दी, उस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग 30 आर्टिकल्स में 30 राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन ये राइट्स डायरेक्ट यूएनओ व्यक्तियों को नहीं दे रहा है। ये राइट्स सिर्फ यूएनओ ने उस घोषणा में बात की है कि ये सारे के सारे राइट्स उसके जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो अपने नागरिकों को देंगे। तो अधिकार सब नागरिकों को मिलेंगे अपने राज्यों की या राष्ट्रों की सरकारों के माध्यम से। यूएनओ सिर्फ उन राष्ट्रों को, अपने सदस्य राष्ट्रों के लिए ये घोषणा करता है कि वो सभी अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करेंगे। नेक्स्ट आता है अधिकारों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मिली हुई है इन अधिकारों को। और वो क्या मिली हुई है कि सभी सदस्य राष्ट्र, जैसे इसमें 191 मेंशन है, ये बुक पहले पब्लिश हुई है, अब यूएनओ के सदस्य राष्ट्र हैं 193 कि यूएनओ के सारे सदस्य राष्ट्र सहमति दर्ज कराते हैं इन घोषणाओं के संबंध में कि वो अपने राष्ट्र में इन अधिकारों को या इन मानवाधिकारों की घोषणाओं को लागू करें। नेक्स्ट आता है यह घोषणा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है कि इसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्यों बोला जाता है, सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं कहा जाता, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्यों कहा जाता है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इसको इसी वजह से कहा जाता है कि आर्टिकल 2 में कहा गया था इसके प्रिंसिपल्स में कि यह डिक्लेरेशन किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है, जन्म, भाषा, रंग, जाति,
राष्ट्रीयता, किसी भी आधार का भेदभाव इन डिक्लेरेशन में, इन मानवाधिकारों की घोषणाओं में नहीं किया जाता है। इन घोषणाओं या इन अधिकारों का संबंध किसी भी देश की राजनीतिक या किसी भी देश की अंतरराष्ट्रीय स्थिति में समान रूप से महत्व रखता है, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए इन डिक्लेरेशंस के आगे यूनिवर्सल वर्ड जोड़ा गया है। नेक्स्ट है व्यापक घोषणाएं। व्यापक घोषणाओं का मतलब है कि ये नहीं है कि ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करती हैं, सिर्फ अधिकारों के बारे में नहीं, पूरा डिटेल से 30 अनुच्छेद निहित है इसमें, और उन 30 अनुच्छेदों में सारे नागरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे के सारे अधिकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन है, और उन अधिकारों को कैसे राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करेंगे, सारा वर्णन उसमें है। नेक्स्ट आता है अधिकारों के सीमित स्वरूप को मान्यता। और सीमित स्वरूप का मतलब है कि इसके आर्टिकल 29 में कही गई थी ये बात कि अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति मान्यता और सम्मान प्राप्त करने का उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र की सरकार द्वारा कानूनी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, कि प्रत्येक राष्ट्र ये जो ह्यूमन राइट्स को लागू करेगा अपने नागरिकों के लिए, उन ह्यूमन राइट्स के लिए कानूनी प्रतिबंध भी लगाता है। जब कानूनी प्रतिबंध की बात हो जहां आ जाती है, इसका मतलब है प्रत्येक राष्ट्र इन अधिकारों को एक सीमित दायरा प्रदान कर रहा है। ये नहीं है कि हमें कुछ अधिकार मिल गए तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अब जैसे कि कोरोना काल में कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये नहीं स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, हम तो बाहर जाएंगे, हम तो मास्क नहीं पहनेंगे, नहीं, हमें राष्ट्र के उन कानूनी प्रतिबंधों की पालना करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अपनी नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे तो दूसरे व्यक्तियों की सकारात्मक स्वतंत्रता का हनन करते हैं। नेक्स्ट आता है विशेष कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है, कि इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में सिर्फ राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है, किसी भी ड्यूटीज को डिफाइन नहीं किया गया है, कि इन राइट्स को फुलफिल करने की या प्रत्येक कंट्री इन राइट्स को जब प्रोवाइड करवा रही है तो वो इसके एवज में किन ड्यूटीज की पालना की आवश्यकता रखती है, इनका वर्णन नहीं। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध इन अधिकारों के प्रयोग की मनाही, कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांत क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व में शांति स्थापना के लिए की गई थी, कि विश्व के राष्ट्रों को तीसरा विश्व युद्ध ना देखने को मिले। सभी राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाई गई थी, इसके माध्यम से शांति की स्थापना, व्यापार को बढ़ावा देने को की गई थी। तो यूएनओ के ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके अगेंस्ट इन राइट्स को यूज नहीं किया जा सकता है, कि हम ह्यूमन राइट्स का हवाला देके यूएनओ के उद्देश्यों और सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकते। और लास्ट इन अधिकारों की विशेषताओं में आता है इन अधिकारों को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है, और इसके आर्टिकल 30 में डिफाइन था कि यूएनओ ने कहा है कि ना तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद यूएनओ, ना कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय संगठन कौन से होते हैं जैसे सार्क, आसियान, नाटो, ये जो होते हैं, ना तो ये कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ना कोई कंट्री, ना कोई संस्था, ना कोई व्यक्तियों का समूह, कोई भी इन अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों पर एक तरह से कानूनी बाध्यता के रूप में ये अधिकार लागू किए गए हैं, कि कोई भी इन अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता। तो ये थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या क्या विशेषताएं हैं इन अधिकारों की। अब उसके बात करते हैं मानवाधिकारों की घोषणा की आलोचना, कि हाँ बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें निहित हैं, बहुत सारे गुड एस्पेक्ट्स, अधिकारों की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, और उन सबको प्रदान करने के ऊपर एक कानूनी ढांचा भी व्याप्त
किया गया है, सभी राष्ट्र इनको लागू करेंगे, लेकिन फिर भी इन डिक्लेरेशंस की में कुछ कमी रह गई है, कुछ लैक ऑफ ह्यूमन राइट्स रहता है, कुछ अधिकारों की अवहेलना रहती है। और वो क्या है? तो फर्स्ट आता है समस्त लोगों के लिए उपलब्धियों का समान सत्र। अब यूएनओ की जो या फिर इस डिक्लेरेशन की जो प्रस्तावना थी, पैरेम्बल थी, उसमें अधिकार और स्वतंत्रताओं को सब देश के लिए प्रभावशाली रूप से लागू करने की बात की गई थी, लेकिन सारे के सारे कंट्रीज का लेवल एक समान नहीं है। सबकी राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि अमेरिका भी यूएनओ का सदस्य है, भारत भी है, दोनों की कंडीशंस हर लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे भी, इकोनॉमिकल लेवल पे भी डिफर है। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से भी ज्यादा गरीब है इकोनॉमिक कंडीशन में। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर हमारा लेवल अलग है, ब्रिटेन का अलग है, ब्रिटेन भी यूएनओ का सदस्य है, ब्रिटेन के हम गुलाम रह चुके हैं। तो ये सारी वो भिन्नताएं हैं कि जब तक इन डिफरेंसेस के लेवल पे, इन भिन्नताओं के आधार पे इन अधिकारों को मॉडिफाई करने का प्रावधान नहीं होगा, तब तक किसी भी देश में ये अधिकार सक्सेसफुल ना नहीं हो सकते हैं। और यही चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो अरब कंट्रीज होते हैं वहाँ ह्यूमन राइट्स का अबोलिशन बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमन राइट्स की अवहेलना बहुत होती है। जैसे पाकिस्तान में एक कॉमन फैक्टर सुनने को मिलता है कि वहाँ हिंदू लड़कियों को जबरन मुस्लिमों से शादी करवाई जाती है, तो वो उनके मानव अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ आवाज उठाने का इतना मुद्दा नहीं है। या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो सिर्फ एक वाइफ के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट में ऐसा किया जा सकता है, लीगली लेके आ सकता है वो दूसरी वाइफ। तो ये जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, अब हम ये माने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग तो अगर दूसरी वाइफ आ जाती है तो पहली के मानव अधिकारों का हनन हो जाता है, दूसरी के आते ही वो कोर्ट में जा सकती है। लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत वो नहीं जा सकती, तो क्या वहां उसके मानव अधिकारों का हनन नहीं होता है? तो इन ह्यूमन राइट्स को कंट्री टू कंट्री ये जो डिफरेंसेस है उन्हीं के अकॉर्डिंग लागू करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है बाध्य स्वरूप की कमी, कि यूएनओ ने ये बात तो की कि प्रत्येक राष्ट्र इन अधिकारों को जब लागू करेगा तो एक कानूनी बाध्यता लेकर आएगा, लेकिन किसी भी कंट्री ने, जैसे कि इंडिया ने एक ह्यूमन राइट काउंसिल तो बना दी, लेकिन उस काउंसिल को वो कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है जो कानूनी दर्जा हमारे फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना पर है, कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी अगर कोई अवहेलना करता है तो संविधान के ही और मौलिक अधिकारों के ही लास्ट अनुच्छेद 32 में यह प्रावधान कर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, लेकिन इन अधिकारों के वर्णन में ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है बाध्यकारी स्वरूप का। नेक्स्ट आता है एक उचित सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किस प्रकार स्थापित की जा सकती है, कि जैसे कि आर्टिकल 28 में, इस मैनिफेस्टो के आर्टिकल 28 में ये बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसी सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है। अधिकार तो है, बात कह दी कि सबको एक जैसी सामाजिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है, लेकिन सबके लिए वो एक जैसी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि प्रत्येक कंट्री में, अब कंट्री में भी जो रीजनल लेवल होता है, क्षेत्रीय स्तर पर, अगर हम भारत का ही एग्जाम्पल लें, हमारे यहाँ कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। प्रत्येक स्टेट का सामाजिक सत्र अलग अलग है। सामाजिक सत्र में सबकी इकोनॉमिक कंडीशन भी, जैसे कि हम इकोनॉमिक कंडीशन का एग्जांपल ले, हरियाणा और पंजाब में इतनी बुढ़ापा पेंशन मिलती है, बिहार में तो सिर्फ 500 रुपए मिलती है। वहां लोगों का अपने आप सामाजिक सत्र डाउन है, क्योंकि वहां गरीबी बहुत ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, काम नहीं मिलता वहां लोगों को, इसीलिए वो लोग वहां से माइग्रेट करते हैं दूसरी स्टेट्स की तरफ काम ढूंढने के लिए, क्योंकि वहां मजदूरी कम है। तो सामाजिक भिन्नता ही है ये, और जहाँ इकोनॉमिक कंडीशन पे ही कंप्लीटली सोशल कंडीशन डिपेंड करती है, कि जितना पैसा होगा हमारा जीने का ढंग भी वैसा ही होगा। और यही स्थिति अंतरराष्ट्रीय सत्र पर देशों की है। अरब कंट्रीज के आपस के डिस्प्यूट्स, या फिर कुछ अरब कंट्रीज बहुत ज्यादा रिच हैं,
जैसे कि सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये बहुत रिच है यहाँ पे, इसराइल है, लेकिन सीरिया है, मिस्र है, तुर्की है। तुर्की, हाँ तुर्की की कंडीशन काफी बेटर है। अब सीरिया तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है एक तरह से। तो ये कंडीशन अंतरराष्ट्रीय सत्र पर समान नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हर किसी का सामाजिक सत्र अलग है और प्रत्येक देश का कानून समाज की अवहेलना करके नहीं बनाया जा सकता। और वहां मानव अधिकारों को भी समाज के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है, चाहे यूएनओ ने एक तरह से अपने सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यता ही क्यों ना की गई। उस बाध्यता के ऊपर कोई कानूनी अमल नहीं होता और ना उसके अगेंस्ट कोई कार्यवाही हो सकती। नेक्स्ट है प्रतिबंधों की व्यवस्था। प्रतिबंधों की व्यवस्था वही बात कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के और व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर किसी प्रकार का निश्चित प्रतिबंध का अधिकार नहीं है किसी को भी। इसमें प्राकृतिक अधिकारों की और नैतिक अधिकारों की अवधारणा लागू होती है कि प्रजातांत्रिक जो देश है या प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली जिन देशों ने अपनाई हुई है, तो प्रजातंत्र बात करता है सामान्य कल्याण की, कल्याणकारी योजनाओं की। और कल्याणकारी योजनाएं जहां निहित होती हैं, उसका मतलब है किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। ये नहीं है कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के हम सदस्य हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय संस्था हमें बाध्य करेगी कि हम कुछ मानवाधिकारों को लागू करें, जबकि उन मानवाधिकारों में जिन अधिकारों का वर्णन किया गया है वो तो हमारे संविधान के द्वारा पहले ही हमारे नागरिकों को प्रदान किए जा चुके हैं। तो इन अधिकारों को हम एक कानूनी या विस्तृत स्वरूप देने की कोशिश क्यों करेंगी। नेक्स्ट आता है विकासशील देशों की विशेष परिस्थितियों के प्रति ध्यान नहीं दिया गया है कि इन अधिकारों की जब डिक्लेरेशन की गई थी, तो यूएनओ में महासभा जब कोई भी प्रपोजल पारित करती है, कोई भी बिल पारित करती है, विधेयक या घोषणा जब लेके आती है, तो उसे सुरक्षा परिषद की सहमति से काम करना पड़ता है। और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य। और सुरक्षा परिषद किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 9 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। और उन 9 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्यों की सहमति और 4 अस्थायी सदस्यों की। तो साफ पता चलता है 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो तो विकसित राष्ट्र हैं, पांचों के पांचों। और उसके साथ साथ जिन 4 अस्थायी सदस्यों ने सहमति दी थी वो भी विकसित राष्ट्र ही थे। तो इन घोषणाओं को जब सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा ने पारित किया था, तो विकासशील राष्ट्र जैसे कि इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, या इंडिया से भी पुअर जो कंट्रीज है, जो सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, जैसे कि सोमालिया है, रवांडा है, अफ्रीका के जो बिल्कुल ही बैकवर्ड कंट्रीज है, वहां तो वैसे ही डेवलपमेंट नहीं है, वो कहाँ अधिकारों की, मानवाधिकारों की बात करेंगे। वहां बहुत ज्यादा नरसंहार होता है, असैनिक तख्ता पलट की कार्यवाही बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि रिसेंटली म्यांमार में हुई है। दोबारा से आंग सान सूकी का शासनकाल, उसको जेल में डाल दिया और सैन्य शासन फिर से स्थापित हो गया। तो ऐसी अवस्था में कहाँ मानवाधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो इन देशों की परिस्थितियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ घोषणाएं लागू कर दी कि इन अधिकारों को सब लोगों को प्रदान किया जाए। सब राष्ट्रों का ये अधिकार बनता है कि वो अपने नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करे। लेकिन कोई भी राष्ट्र अपना दायित्व तो तभी पूरा करेगा जब वो राजनीतिक रूप से स्थिर है, या वो आर्थिक रूप से स्थिर है, या वहां की सामाजिक या संस्कृति में बंटवारा नहीं चल रहा है। जब स्थिरता वहां देखने को मिलेगी तभी वो विकास की बातें सोचेगा। वरना राजनीतिक उठापटक जिस देश में चलती रहती है, वहां सामाजिक या सांस्कृतिक विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये इस घोषणा में ज्यादातर फोकस उस समय पर, जब जिस टाइम पे ये घोषणाएं की गई थी 1948 में, उस टाइम पे मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी इकोनॉमी की बहुत फिक्र थी। जैसे इंडिया था, बिल्कुल 1 साल पहले तो आजाद हुआ था, तो वो मानवाधिकारों से ज्यादा सोचेगा कि सोसाइटी को एस्टेब्लिश कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय हमारा समाज भी 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, हिंदू मुसलमानों में। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, तो उसको ज्यादा, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, अधिकारों को तो सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट है प्रभावशाली संगठन का अभाव।
कि यूएनओ ने इंटरनेशनल लेवल पे इन अधिकारों की घोषणा तो कर दी, लेकिन यूएनओ ने खुद इन घोषणाओं की अवहेलना होने पर कोई एक आयोग गठित करने की बात, या फिर जो आर्थिक और सामाजिक परिषद था उसके अधिवेशन के तहत कुछ ऐसा कि इन अधिकारों के लिए ईयरली एक अधिवेशन होगा, एक कमेटी होगी, या फिर जो जांच करेगी कि प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा रहा है या नहीं उस राष्ट्र के द्वारा, या नहीं रखा जा रहा है तो उस राष्ट्र के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है, ऐसा कोई संगठित संगठन नहीं बनाया है। नेक्स्ट आता है कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं, कि इससे पहले हमने स्टडी किया था ना, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू। जब तक हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करते हैं, हमें ये लालसा नहीं रखनी चाहिए कि हमें अधिकार मिलेंगे, क्योंकि हमारे अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्यों पर निर्भर है और हमारे कर्तव्यों पर दूसरे व्यक्ति के अधिकार निर्भर है। तो जब तक कर्तव्य नहीं होंगे तो अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सब अधिकारों की लालसा रखेंगे, एक दूसरे से छीनने की कोशिश करें। और लास्ट आता है इसकी आलोचनाओं में, मानवाधिकारों के विषय में वास्तविक स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। बहुत ही निराशाजनक कैसे है कि बहुत बार यूएनओ में की इंटरनेशनल कोर्ट में खुद ऐसे मुद्दे आए हैं जिनसे ये बात प्रूव हुई है कि इन घोषणाओं को सिर्फ सैद्धांतिक स्वरूप में यूएनओ ने लागू कर दिया गया है। अब भी इसके सदस्य राष्ट्रों में मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है। जैसे कि 1988 की मानवाधिकार ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट में साफ रूप से कहा गया था कि अब भी कुछ राष्ट्रों में भयानक अमानवीय घटनाएं होती हैं, और वो भयानक अमानवीय घटनाएं होती हैं राजनीतिक सत्ता को लेकर। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत टाइम तक ये रहा था कि एक बार लोकतांत्रिक सरकार आती थी, फिर सैन्य शासन आ जाता था, लोकतांत्रिक दल का जो नेता होता था उसकी हत्या कर दी जाती थी, जैसे बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, उसके फादर की हत्या हुई। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी, बहुत सारे देशों में होती थी वो। और इसी के साथ साथ एक इंटरनेशनल संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये लास्ट में आपको बताऊंगी क्या है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसने ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई थी और बहुत सारे देशों में ये देखा था कि जो दूसरे देशों के जो कैदी बंद हैं, कि बहुत सारे तो ऐसे थे वो कैदी जो एक दूसरे की गलती से किसी सीमा को क्रॉस कर देते, जैसे पाकिस्तान की जेलों में बहुत सारे भारतीय बंद हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको पता ही नहीं था यहाँ से बाउंड्री लाइन है, उन्होंने बाय मिस्टेक वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी और पूरी जिंदगी वहीं पे है, ना उनका कोई निकलने का साधन है, ना उनको इतना बैडली टॉर्चर किया जाता है बगैर किसी कारण से। तो ये रिपोर्ट प्रूव करती है कि मानव अधिकारों का हनन अब भी वास्तविक परिस्थितियों में हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक कंट्री अपनी पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। और इसी तरह से प्रत्येक देश में ये भी देखने को मिलता है कि अधिकारों के बंटवारे में धर्म, भाषा, लिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इस आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है। इस भिन्नता को हम भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं अपने क्षेत्रीय स्तर पर भी, कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। जितनी भी घोषणाएं रेगुलेशंस होते हैं वो अमीरों के लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं सरकार के, सारी मिडिल क्लास के लाभ होती है। तो ये सारी थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की आलोचनाएं, कि किन किन कारणों से इन अधिकारों को सब मानते हैं कि सिर्फ औपचारिक और सैद्धांतिक ढांचा है ये अधिकार, इनकी वास्तविक महत्ता नहीं है। अब बात करते हैं अधिकारों की महत्ता की, कि मानवाधिकारों की घोषणाओं की हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से ये अधिकार निरर्थक है। इन अधिकारों ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिला है। और वो फर्स्ट बदलाव है अंतरराष्ट्रीय चेतना, इंटरनेशनल कॉन्साइंसनेस, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत सारे कंट्रीज जहां राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा थी, या जहां की नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक शोषण होता था, इस संस्था के महत्व से वहां एक चेतना जागृत हुई।
क्योंकि वहां के मुद्दे अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने लगे। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब किसी भी देश का कोई मुद्दा उठता है तो वो देश इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उस राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का इश्यू होता है। इसलिए उसके सुलझाने के प्रति या उस समाधान के प्रति वो राष्ट्र हर संभव कोशिश करता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के मानवीय सिद्धांत है कि इन अधिकारों में वो सारे सिद्धांत है जो हमारे जीवन का अनिवार्य या आधारभूत भाग है, जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है, चाहे हम अपना सामाजिक विकास संभव बनाए, चाहे हम अपना राजनीतिक या आर्थिक विकास संभव बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट आता है प्रत्येक तरह के अधिकारों की व्यवस्था। इन अधिकारों में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सामाजिक अधिकार थे, सिर्फ राजनीतिक थे। व्यक्ति के जीवन से संबंधित प्रत्येक पहलू को इन अधिकारों में समाहित किया गया है। अधिकारों का सार्वभौमिक स्वरूप, सार्वभौमिक स्वरूप कि हाँ, प्रत्येक देश में हम खुद देखते हैं कि भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन इसकी घोषणा में इस भेदभाव की मनाही की गई है कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब समान रूप से इन अधिकारों के पात्र हैं। लेकिन वो राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो उन भेदभावों को समाप्त कैसे करे। ये इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जिस यूएन ने की थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उन्होंने राष्ट्रों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि अधिकारों को सार्वभौमिक यूनिवर्सल एस्पेक्ट प्रदान करे, वो किसी के साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव ना देखने को मिले। और नेक्स्ट पॉइंट यही है भेदभाव की मनाही कि ये डिक्लेरेशन आर्टिकल 2 के अंतर्गत कहती थी कि सारे के सारे अधिकार सबको किसी भी तरह के भेदभाव के बिना मिलने चाहिए। धर्म, नस्ल, भाषा, लिंग, राजनीतिक, संपत्ति, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। नेक्स्ट आता है लोकतंत्रीय व्यवस्था का प्रतीक, कि जितने भी अधिकार दिए गए हैं इस घोषणा के अंतर्गत वो सारे के सारे अधिकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाते हैं, क्योंकि जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपना रखी है वही ये अधिकार उनके संविधान में भी वर्णित मिलते हैं, जैसे कानून का शासन, सभ्यता, संस्कृति को हमारे मौलिक अधिकार है ना। हमारे मौलिक अधिकार सारे के सारे इन 30 अनुच्छेद में जितने भी अधिकार थे वो सारे के सारे हमारे मौलिक अधिकारों में मिलते हैं वो अधिकार। तो ये इस चीज का प्रतीक है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट आता है मानवाधिकारों संबंधी राज्यों के लिए मार्गदर्शक, कि ये अधिकार प्रत्येक राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं कि उस राज्य की सरकार और नागरिकों के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए, या वहां की सरकार या नागरिक एक दूसरे के साथ किस तरह सहयोग से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मानवाधिकारों के क्षेत्र में राज्यों की उपलब्धियों के लिए मापदंड, कि राज्य के लिए मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं इस घोषणा में। और वो मापदंड क्या थे कि संविधान में वर्णित करेंगे इन अधिकारों को, या फिर इन अधिकारों को एक कानूनी प्रावधान प्रदान किया जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था नहीं होगी जो इन अधिकारों को समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट आता है अधिकारों पर प्रतिबंध के विषय में महत्वपूर्ण व्यवस्था, की अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार, कि अधिकारों को सीमित करना हो या अधिकारों की जब अवहेलना की जाती है तो नैतिक स्वरूप में भी या फिर सार्वजनिक में भी, जैसे हम माने कि हमारी शासन प्रणाली में ये सारे के सारे अधिकार तो संविधान के तहत मौलिक अधिकारों में भी दिए गए हैं, तो उससे ये बात अपने आप हो जाती है, मौलिक अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिला हुआ है, हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम उन ह्यूमन राइट्स की अवहेलना पर ही न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अधिकारों की सुरक्षा के विषय में व्यवस्था, कि अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों में समाहित किया जाएगा प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा, और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय को संरक्षित किया गया है, न्यायालय को उन अधिकारों का संरक्षण
प्रदान किया गया है। और लास्ट आता है मानवाधिकारों के प्रति बढ़ता सम्मान, कि मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ता क्यों जा रहा है, क्योंकि जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है या यूएनओ की ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है, जो सामाजिक, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अधीन काम करती है, सामाजिक आर्थिक परिषद के अधीन काम करती है, उसने टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स और बहुत सारी कंट्रीज के नागरिकों के अधिकारों का हनन होने से रोका है। और इसी आधार पर 1968 को मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन राइट्स कब था, 1968 में, क्योंकि 1968 में यूएनओ के सभी राष्ट्रों ने एक सार्वजनिक रूप से, यूएनओ की जब काउंसिल हुई थी, यूएनओ की महासभा की जब बैठक हुई थी, उसमें एक प्रपोजल को पारित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर का दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, कि सबने ये चीज एक्सेप्ट की थी। अब तक सिर्फ 10 दिसंबर को पिछले 20 सालों से एक डिक्लेरेशन की, हाँ उसने डिक्लेरेशन दी थी, लेकिन 20 वर्ष बाद सार्वजनिक सहमति से यह समर्थन हुआ था कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस की इंटरनेशनल डे के रूप में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाएगा, और सभी इन मानवाधिकारों के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखेंगे। और जिन कंट्रीज ने अपने देश में मानवाधिकार आयोग नहीं गठित किया है, वो भी मानवाधिकार आयोग का गठन करेंगे अपने राष्ट्र में, और प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान किए जाएंगे, इन अधिकारों का संरक्षण भी किया जाएगा। तो आज हम करेंगे सिर्फ यहीं तक कि मानवाधिकारों की विशेषताएं की हमने, मानवाधिकारों का महत्व किया कि मानवाधिकार किस लिए महत्व है, और मानवाधिकारों की आलोचना, या ये कह सकते हैं मानवाधिकारों में क्या क्या दोष हैं, क्या कमियां रह गई हैं मानवाधिकारों। तो यहाँ तक सभी को समझ आया अच्छे से? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।